पिछले लेक्चर में क्या है कि हमने इमेज प्लॉटिंग सीखी थी, किससे? प्लेन मिरर से। हमने क्या क्या सीखा था, देखो फटाफट से याद दिलाता हूं। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लिया, वीडियो लेक्चर देख लिया, नोट्स बनाए नहीं, बुक खोल के देखी नहीं और फिर छोड़ दिया, भूल जाएंगे, है ना। तो भूल गए तो आज वाला समझ नहीं आएगा, तो फटाफट से रिमाइंड करते हैं चुटकियों में, ठीक है। हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखे थे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने क्या किए थे, देखे थे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे, पहला लॉ था और दूसरा लॉ था। और ये कौन से लॉ थे मैं बता देता हूं। दो लॉज कुछ ऐसे थे कि अगर ये डायग्राम याद रखना, ये क्या है, ये मिरर है, ठीक है, ये है मिरर, ठीक है। मिरर पे हमेशा एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो मिरर पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। मिरर जहां भी रखा हुआ है उस पे परपेंडिकुलर डाल दो, उस परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे कोई रे आएगी वो नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल पे जाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं नॉर्मल के साथ, समझे? तो नॉर्मल के साथ जितने एंगल पे रे आएगी उतने ही एंगल पे जाएगी। तो इस तरह का डायग्राम बनता है और बीच में होता नॉर्मल। देखो इस तरह का, मेरे पास अभी इक्विपमेंट्स नहीं है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, बाकी इस तरह का डायग्राम बनता है। बीच में होता है नॉर्मल, ये होती है आने वाली, ये होती है जाने वाली, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसे हम बोलते थे इंसिडेंट रे, इसे बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे। और ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो हम बोलते थे एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के, ठीक है। क्लियर है यहां तक बातें आप सभी को? ये तो था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम सीखेंगे इमेज प्लॉटिंग, जो कि पिछले लेक्चर में हम ठीक से नहीं कर पाए थे। दूसरा जो लॉ था वो ये था कि ये तीनों के तीनों एक प्लेन में होते हैं, ठीक है। एक प्लेन का मतलब समझते हो ना, जैसे अभी आपको ये जो नजर आ रहा है ये एक प्लेन है, ठीक है। ये जो कॉपी नजर आ रही है ना आपको जिसपे मैं लिख रहा हूं, ये एक प्लेन है। प्लेन का मतलब समझाया था, दो एक्सिस जिसमें होती हैं। अब इसमें एक्स और वाई दो ही बना सकते हो, जेड तो नहीं बना सकते आप इसमें। तो दो एक्सिस जिसमें होती है वो होता है प्लेन, तो ये होगा अपना प्लेन। तो तीनों एक ही प्लेन में होंगे। कौन कौन? आने वाली, जाने वाली और नॉर्मल, ठीक है। तो यहां तक की लर्निंग हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। थोड़ा सा मैंने आपको यह भी समझाया था कि भाई साहब इमेज प्लॉटिंग क्या होती है प्लेन मिरर से। तो यार जो प्लेन मिरर होता है आपने घर में देखा होगा, आप अपने आप को देखते हो जिस मिरर में, वो प्लेन मिरर ही है। सुबह सुबह उठ के या फिर जब भी आप फेस वॉश करते हो या नहा के आते हो, ड्रेसअप करते हो, तो आप अपने आप को देखते हो शीशे में, क्या रात तो मैं बड़ा बढ़िया लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा लग रही हूँ, जो भी है। लेकिन वो मिरर है जो आपको अपने आप को दिखा रहा है। तो उसमें आपने कुछ चीजें नोटिस की होंगी। नोटिस क्या किया होगा कि आपका जो साइज होता है वही इमेज का साइज होता है, यानी कि इमेज का साइज जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। क्या आपने ये महसूस किया है? आपकी जितनी हाइट होती है आप उतने ही बड़े दिखते हो। ऐसा तो नहीं होता कि आप 4 फुट के और आप उसमें मिरर में दिख रहे हो 8 फुट के, ऐसा तो नहीं होता है। जितने हो उतने दिखते हो, ठीक है। आपका बड़ा भाई अगर उसकी हाइट ज्यादा है तो वो आपसे हमेशा बड़ा ही दिखेगा मिरर में, छोटा नहीं दिख सकता। तो ऑब्जेक्ट जिस साइज का है इमेज भी उसी साइज की दिखती है मिरर में, ठीक है। ये आप जो चीजें आपने देखी है ना, मैं वही बता रहा हूं, मैं आपको कुछ नई चीज नहीं सिखा रहा हूं। जो चीजें आपने देखी हुई है वही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या सीखी है? दूसरी चीज आपने ये सीखी है कि इमेज बनती है इरेक्ट। अब बच्चों इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपका सर ऊपर है तो इमेज का भी सर ऊपर ही रहेगा। अगर इमेज के पैर ऊपर होते सर नीचे होता तो हम बोलते इमेज है इन्वर्टेड, समझे। तो इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो अलाइनमेंट आपका है वही अलाइनमेंट किसका होता है? आपकी इमेज का होता है। अब आपका सर ऊपर है पैर नीचे है, इमेज का भी सर ऊपर पैर नीचे होंगे, ठीक है। इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। लेकिन आपने एक चीज फील की होगी, आपका लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड होता है और इमेज का राइट हैंड आपका लेफ्ट हैंड होता है। तो आप बोलोगे कि भैया लेफ्ट जो है इमेज का वो क्या दिखाई देता है? वो राइट दिखाई देता है, ठीक है। और राइट जो है वो लेफ्ट दिखाई देता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब कि राइट हैंड दिखाई देगा लेफ्ट और लेफ्ट हैंड दिखाई देगा राइट, ठीक है। ये चीजें आपने सबने फील की हुई है कि भाई सेम साइज की होती है, इरेक्ट होती है, लेफ्ट राइट होता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना। ये चीजें तो आप जनरली देखते हो, आप खुद से देखते हो शीशे में, ठीक है, अपने आप को, ओके। अब हम सीखते हैं इमेज प्लॉटिंग। इमेज प्लॉटिंग क्या होती है? तो इमेज प्लॉटिंग के लिए हमें क्या चाहिए होंगी? हमें 2 रे चाहिए होंगी। अब ध्यान रखना, प्रोसीजर है, सिखा रहा हूं। वी नीड मिनिमम 2 रेस, मिनिमम 2 रेस, ठीक है, टू प्लॉट
एन इमेज, किसी इमेज को प्लॉट करने के लिए मुझे कितनी रेस चाहिए, 2 रेस चाहिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आती है? चलो बहुत बढ़िया है। अब इमेज बनाई कैसे जाएगी, वो इमेज हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करेगी। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा क्यों, क्योंकि हमें बनानी थी इमेज, और इमेज कैसे बनेगी, इमेज बनेगी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। कनेक्टेड है ना चीजें। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों पढ़े, क्योंकि हमें इमेज जानना था, यार मैं अपने आप को देख पा रहा हूं ऐसा कैसे हो रहा है मिरर में। ठीक है, और इमेज क्यों बनानी है, इमेज कैसे बनेगी, अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते होंगे तो इमेज बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो भैया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सीखते हैं और इमेज बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे बनती है इमेज, सिखाता हूं। ठीक है, तो इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने लिया मान लो एक मिरर। ठीक है, ये हो गया मिरर। ठीक है, ये हो गया मिरर, और यहाँ पे मैंने इसके क्या कर दी, पेंट कर दी। पिछले लेक्चर में समझाया था ना कि कैसे होती है पेंट मिरर पे। ठीक है, ये मिरर हो गया, इस साइड पे मैंने कर दी पेंट, तो ये वाली साइड क्या हो गई, इसकी रिफ्लेक्शन वाली साइड हो गई। तो इस साइड में मैंने आपको खड़ा कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो गए, ये मान लो आप हो। ठीक है, कोई भी बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है अपने आप को अज्यूम कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब आपकी जो इमेज बनेगी मिरर में, ठीक है, वो कैसे बनेगी वो समझते हैं। ठीक, एक्चुअल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताई आपको पिछले लेक्चर में थी, कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, जैसे मान लो ये मिरर है, मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरी इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर अंदर बनेगी जितनी दूर मैं बाहर रहूंगा मिरर से। ये मिरर है, ये आप हो, आप जितनी दूरी पे हो ना मिरर से बाहर, आपकी इमेज मिरर के उतनी दूरी पे अंदर होगी। मतलब शीशे के बाहर जितनी दूरी पे आप रहोगे, शीशे के अंदर उतनी दूरी पे आपकी इमेज रहेगी, है ना जादू। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आती है, और ये कैसे फॉलो होती है अभी सिखा देता हूं। ठीक है, अब आपके बालों की जो इमेज है वो कैसे बनती है मैं सिखाता हूं आपको। आपके बालों से एक रे निकली, ठीक है, ये निकली भाई पहली रे। ठीक है, अब ये रे तो नॉर्मल पे इंसिडेंट हुई है, देखो ये अपना मिरर हो गया इस तरह का। ठीक है, ये अपना मिरर हो गया इस तरह का, और ये होता है इस पे नॉर्मल, मिरर पे परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो नॉर्मल हो जाता है ना। अब हमने हर केस पढ़ लिया कि यार ऐसे जितने एंगल पे आती है नॉर्मल के साथ, उतने एंगल पे रे निकल जाती है, लेकिन जो रे नॉर्मल पे आएगी वो वापस एज इट इज लौट जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल से कितने एंगल पे आ रही है, 0 डिग्री एंगल पे आ रही है, तो वापस भी कितने पे जाएगी, 0 पे ही जाएगी। समझे क्या बोला मैंने बोला कि नॉर्मल से जितने एंगल पे आती है उतने पे ही जाती है, ये बात तो सत्य है, सबको पता है, जितने एंगल पे आएगी रे उतने एंगल पे ही जाएगी। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल से 0 एंगल पे डाला, मतलब एक्चुअल में मैंने नॉर्मल पे ही भेज दी। क्या भेज दी, नॉर्मल पे, नॉर्मल के ऊपर ही रे भेज दी, तो 0 डिग्री पे आई तो जाएगी भी तो 0 पे, यानी कि नॉर्मल पे आई है तो नॉर्मल पे ही वापस जाएगी। ये होता है लॉजिक। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने पहली रे गिराई नॉर्मल पे, क्योंकि नॉर्मल से ड्रॉ करना आसान है ना, नॉर्मल पे गिराऊंगा नॉर्मल से वापस हो जाएगी रे। ठीक है, तो ये नॉर्मल पे आई तो ये वापस एज इट इज इधर आ गई। ठीक है, अब दूसरी रे मैंने गिराई ऐसे, यहां से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये आई इंसिडेंट रे। अब मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा यहां पे नॉर्मल, ये बनाया मैंने नॉर्मल, बना लिया नॉर्मल, ये एंगल मान लेता हूं मैं आई, इंसिडेंट एंगल। तो रे जो जाएगी, जाने वाली जो रे है, ये जाने वाली रे, इसका एंगल भी कितना होगा, आर के बराबर होगा, और आई और आर दोनों बराबर होंगे। ठीक है, जितने एंगल पे आई है नॉर्मल से उतने एंगल पे जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना है, रिफ्लेक्टेड रेज को एक्सटेंड करना है पीछे। क्या करना है, मुझे 2 रे गिरानी है, हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे ही बनाई जाएगी। आपको 2 क्या लेनी है, रेज लेनी है, उन दोनों रेज को मिरर पे भेजना है, फिर रिफ्लेक्ट कराना है, और रिफ्लेक्टेड रेज को आगे बढ़ा देना है। तो रिफ्लेक्टेड रेज को आगे बढ़ा दो, देखो पहली रिफ्लेक्टेड रे ये रही, और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये रही, तो इनको आगे बढ़ा दो मिरर के, ये बढ़ाई 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 बढ़ा दी, और इसको भी आगे बढ़ा दो, ये बढ़ाई 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 बढ़ा दी, तो यहां बन जाएगी आपके बालों की इमेज। आपके बाल से जो रेज निकली वो यहां पे इमेज बना रही है। ठीक है, अब ये मेरे को पता है कि अगर ये दूरी है d यहां से और यहां तक की, तो भाई साहब इमेज की दूरी भी d ही होगी। ठीक है, अब मान लो मुझे आपके पैरों की इमेज बनानी है, तो मैं पता क्या करूंगा, आपके पैरों से 2 रेज निकालूंगा। ठीक है, कैसे निकालूंगा, एक निकाली ऐसे, ये अगेन नॉर्मल पे गई तो वापस नॉर्मल पे आएगी, और एक निकालूंगा ऐसे, अगर ये आई है किसी एंगल पे तो ये जाएगी भी उसी एंगल पे। ठीक है, अब रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे खींच लूंगा, तो पहली रिफ्लेक्टेड है ये रही, दूसरी ये रही, तो इसको पीछे खींचा
और इसको पीछे खींचा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से ये कुछ इस तरह से जाएगी, तो इसको पीछे खींचेंगे, पीछे खींचेंगे, पीछे खींचेंगे, यहाँ पे इसकी पैरों की इमेज बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जितनी दूरी पे इसके पैर होंगे उतनी दूरी पे इसकी इमेज बनेगी। वो बिल्कुल अपन अगर एंगल टू एंगल लेके करेंगे तो हमेशा ऐसी ही बनेगी। ठीक है, तो फटाफट से एक और ऑब्जेक्ट रखता हूं और उसकी इमेज बनवाता हूं आप लोगों से। आप लोगों को बना के दिखानी है मुझे उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज। तो देखो यार, ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा अपने पास में मिरर। पहले तो मिरर बनाते हैं, आप लोगों को बनानी है अब इमेज। ठीक है, इमेज किसको बनानी है, आप लोगों को, मेरे को नहीं बनानी है। मेरा पेपर नहीं है 10वीं का, आप लोगों का है, तो इमेज भी आपको ही बनानी पड़ेगी। ये रहा अपना मिरर। ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज फटाफट से लिखे कि सर समझ में आ गया है, और नहीं आया है तो मुझे बताएं, फिर से बताऊंगा। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपके पास में एक मान लो ग्लास रखा हुआ है इस तरह से, इसकी आपको इमेज बनानी है यहां पे। और ये ग्लास रखा हुआ है मान लेता हूं d दूरी पे। तो आप इमेज कैसे बनाओगे, बनाओ इसकी इमेज, बना के दिखाओ। चलो चलो जल्दी बनाओ। दो रेज निकालो, दोनों को रिफ्लेक्ट कराओ और दोनों को पीछे खींच दो, आपको पता चल जाएगा कहां बननी है ग्लास की इमेज। कहीं से भी दो रेज निकालो, उसी पॉइंट की इमेज बन जाएगी। और ऐसी लाखों रेज निकलेंगी ग्लास से जिनकी इमेज वहां बन रही होगी, तो ग्लास बन जाएगा। कैसे, देखो, अगर मुझे इस पार्ट की इमेज बनानी है ना ग्लास के, तो यहां से एक रे निकलेगी, ये नॉर्मल पे गई मिरर के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल पे वापस आ गई। ठीक है, फिर एक रे निकली ऐसे, ठीक है, तो ये बना नॉर्मल, जितने पे आई है नॉर्मल पे उतने पे ही चली भी जाएगी। बहुत ही प्यारी रे है, चुपचाप निकल जाएगी। अब मुझे रिफ्लेक्टेड रेस को, ये रही और ये रही, इनको पीछे बढ़ा देना है। बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। तो यहाँ पे ग्लास के इस पार्ट की इमेज बन गई इमेज इस पार्ट की ग्लास की। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से ग्लास की इस पार्ट की इमेज बन जाएगी, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ बनेगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्लास दिखने लगेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ दिखेगा, ये वाला पार्ट पीछे दिखेगा। आप निकालो यार सब, मतलब आपके पास लाखों तरीके। आपने कहा कि इस पार्ट की इमेज बनानी है, चलो इसको यहाँ भेजा, वापस भेजा, फिर यहाँ भेजा, फिर इस तरह से गई ये रे। ठीक है, अब अगर इस तरह से गई है तो इनको पीछे बढ़ा लो, ये पीछे बढ़ा, ये पीछे बढ़ा, तो यहाँ बन गई इस पॉइंट की इमेज। इस पॉइंट की इमेज देखो यहाँ बन गई। नजर आ रही है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सब बच्चों को। चलो ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इमेज प्लॉटिंग हो गई। अब इमेज प्लॉटिंग में कुछ चीजें सीख लेते हैं। और इरेक्ट होती है इमेज, पता चल गया, सिर ऊपर पैर नीचे, तो इमेज का भी सिर ऊपर पैर नीचे। मेरा साइज और मेरी इमेज का साइज बराबर, मेरा लेफ्ट इमेज का राइट, मेरा राइट इमेज का लेफ्ट। ठीक है, इमेज प्लॉटिंग मैंने सिखा दी। अब इमेज जो बनती है वो हमेशा बनती है वर्चुअल। कैसी बनती है, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बनती है, वर्चुअल इसलिए बनती है क्योंकि अगर इमेज होती रियल तो वहां पे दो रेज हमेशा क्या होती, एग्जैक्टली मिलती। लेकिन यार रेज मिल थोड़ी रही है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो एक ये रही और एक ये रही। मतलब अगर कोई भी दो रिफ्लेक्टेड रेज में देखूं इस केस में, तो एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, ये कभी मिली थोड़ी है, ये तो आराम से यहां निकल गई और ये यहां निकल गई। हमने इनको मिलाया है एक्सटेंड करके, तो हमने एक्चुअल में वर्चुअली जोड़ा है इन रेज को। जब आप वर्चुअली रेज को जोड़ रहे हो तो वर्चुअल इमेज बनेगी। जब वो अपने आप रियल में मिल जाएंगी तो रियल इमेज बनेगी। बस इतना याद रखना है। अगर रियल में जुड़ जा रही हैं दोनों रेज, रियल में अगर एक दूसरे को काट रही हैं, तो उस पॉइंट पे रियल इमेज, और नहीं तो वर्चुअल। अब मिरर के केस में वो कभी काटेंगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो टकरा के वापस उसी मीडियम में जा रही है भाई, तो कैसे काटेगी, नहीं काटेगी। तो हमें प्लेन मिरर के केस में कौन सी इमेज मिलती है, हमेशा वर्चुअल इमेज मिलती है, क्योंकि वो जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो क्या होती हैं, वर्चुअली जाके मिलती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो लोग आपके 10वीं क्लास के साथी हैं, कोई भी हो, उनको फटाफट से लिंक शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पे जुड़ पाएं और हम इस सेशन को अच्छे से पूरा करें। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा तो आ ही रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब ये वो चीज आ गई जिससे बच्चों को लगता है डर, लेकिन अब इसके बाद नहीं लगेगा। इस वीडियो के बाद आपको डर नहीं लगेगा स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। आपने कार का शीशा देखा होगा, थोड़ा स्फेरिकल, मतलब कि वो प्लेन मिरर जैसा नहीं होता। उसमें आप अपनी शक्ल देखते हो ना, तो आपको थोड़ा चौड़ी फैली हुई ऐसी दिखाई देती है कुछ। कार के उसमें देखना मिरर में अपनी शक्ल,
उसमें मत देखना, और पास जाके देखना तो थोड़ी चौड़ी फैली अजीब सी दिखाई देगी, है ना। और आपने बहुत सारे ऐसे मिरर देखे होंगे जो प्लेन ना होके थोड़े कर्व्ड होते हैं, तो कर्व्ड मिरर को बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर, या हम बोल सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर को प्यार से, मतलब स्फेरिकल मिरर के घर का नाम क्या है, कर्व्ड मिरर, ठीक है। तो कर्व्ड मिरर लिखा जाए या स्फेरिकल मिरर लिखा जाए, उससे घबराना नहीं है, समझ लेना है कि दोनों एक ही बात है, ठीक है, समझ में आ गया। तो कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर क्या है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के घर का नाम क्या है, कर्व्ड मिरर, ठीक है। चलो अब ये कर्व्ड मिरर है क्या भी हमारे, देखो ये समझा देता हूं पहले, फिर उसके बाद ये दो सुंदर सुंदर डायग्राम मैंने लगाए हुए हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं कर्व्ड मिरर पे आता हूं। कर्व्ड मिरर क्या होता है भाई, आप एक काम करो, आप एक गोला ले लो, ठीक है, गोला ले लो आप, चलो मैं ले लेता हूँ इस तरह से। आपने क्या ले लिया, एक गोला ले लिया, स्फीयर ले लिया, ठीक है। इस स्फीयर का, स्फीयर मतलब क्या होता है समझते हो ना, स्फीयर मतलब सर्कल नहीं, स्फीयर मतलब बॉल, फुटबॉल। फुटबॉल क्या है, एक स्फीयर है, लेकिन जो रिंग होती है हम तो नहीं पहनते, हमारे मदर फादर पहनते हैं, जो उनके एंगेजमेंट रिंग होती है ना, या फिर आपकी कभी एंगेजमेंट होगी, भगवान ने चाहा हुई तो आप पहनोगे, ठीक है। तो वो होता सर्कल। तो रिंग क्या होती है, सर्कल, और फुटबॉल होती है स्फीयर। डिफरेंस क्या है, रिंग को आप 2 डायमेंशन में दिखा सकते हो, फुटबॉल को 2 डायमेंशन में नहीं दिखा सकते। फुटबॉल के लिए हमें 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि फुटबॉल को एक प्लेन में नहीं दिखा सकते, फुटबॉल को दिखाने के लिए आपको प्लेन से बाहर आना पड़ेगा, समझ गए। चलो तो स्फीयर का मतलब क्या है, ये एक फुटबॉल है, ठीक है। अब इस फुटबॉल में से मैंने इतना पार्ट काट दिया, इतना पार्ट काट दिया, ठीक है। इमेजिन करना, इतना पार्ट काट दिया और मैं इसे घर ले आया, ठीक है। ये फुटबॉल का इधर वाला पार्ट मैंने फेंक दिया। बचपन में कभी टेनिस की बॉल से या स्टंपर की बॉल से खेले हो, क्रिकेट स्टंपर की बॉल जानते होगे, क्रिकेट खेले होगे, रबर की पेप्सी की बॉल आती थी, वो फट जाती थी, तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकल जाता था ना, तो वो टुकड़ा मैं ले आया घर। तो ये टुकड़ा था वो ये वाला, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का टुकड़ा था। अब इस टुकड़े की अगर मैं बाहर वाली सरफेस को पॉलिश कर दूंगा तो अंदर वाली सरफेस क्या करेगी, रिफ्लेक्शन कर देगी। सोच के देखो, क्योंकि ये क्या है, ये एक कांच का गोला है। क्या है ये कांच का गोला है। एक्चुअल में इसकी शेप फुटबॉल जैसी, लेकिन एक कांच का गोला है, या मैं इसे बोल सकता हूं कि ग्लास स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, ठीक है। ग्लास स्फीयर है मतलब कांच का गोला लिया, उसको मैंने बीच में से काटा मस्त एकदम मशीन से, और बढ़िया उसका ऐसा पार्ट है, इतना इतना मैं उठा के, ऐसा था ये, तो यहां से काटा तो इतना इतना पार्ट, ऐसी शेप बनेगी एग्जैक्टली मेरे हाथ जैसी, ठीक है। तो ऐसा वाला पार्ट मैं ले आया। अब इसका मैंने बाहर वाला पार्ट कर दिया पॉलिश, तो अंदर वाला तो रेज को रिफ्लेक्ट करेगा ना, समझ गए। और अगर अंदर वाला कर दिया पॉलिश तो बाहर वाला पार्ट इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा रेज को। आया समझ में। अगर मैंने बाहर वाला पार्ट पॉलिश कर दिया गोले का तो अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा, और अंदर वाला कर दिया तो बाहर वाला रिफ्लेक्ट करेगा। बस इसी आधार पे 2 पार्ट में बांट दिया हमने स्फेरिकल मिरर को, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। समझे कि भैया एक कांच का गोला लिया, उसे बीच में से काटा या कहीं भी छोटा सा पार्ट उसका काटा, और उसे काट के बाहर से पॉलिश कर दिया तो अंदर की सरफेस रिफ्लेक्ट करने लगी, अंदर से पॉलिश कर दिया तो बाहर की सरफेस रिफ्लेक्ट करने लग गई। तो क्या बन गया हमारे पास में, एक मिरर बन गया जो कि प्लेन नहीं है। प्लेन नहीं है, किससे बनाया है, स्फीयर से बनाया है, इसीलिए बोल रहे हैं स्फेरिकल मिरर। और कर्व्ड है, प्लेन नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कर्व्ड मिरर। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है भाई अपना प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर समझते हैं। स्फेरिकल मिरर या कर्व्ड मिरर, देखो ये जो 2 पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये 2 पार्ट, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही पार्ट क्या हैं, ये दोनों ही मिरर हैं। मैंने क्या किया, इस वाली सरफेस को पेंट कर दिया, देखो पेंट कर रहा हूं मैं अब इस पे, ठीक है, कलर लगा दिया मैंने। चलो अच्छा कलर चेंज करके लगाते हैं, ठीक है। कलर मैंने चेंज कर दिया, इसका पिंक कर दिया, ठीक है, ये कलर कर दिया मैंने, इसको इस वाले साइड को कलर कर दिया और ये कलर हो गया, ठीक है। तो इसकी ये वाली साइड क्या होगी, रिफ्लेक्शन करेगी, ये वाली साइड रिफ्लेक्शन का काम करेगी। और एक गोले की मैंने क्या किया, मैंने बाहर वाली साइड को क्या कर दिया, कर्व कर दिया, ठीक है, बाहर वाली सरफेस को पेंट कर दिया, ठीक है। ये बाहर वाली सरफेस आई, इसे मैंने पेंट कर दिया, ठीक, ओके, मुझे समझ में आ गया भाई मैंने क्या किया। तो जो मैं गोला लेके आया था उसकी एक बार तो बाहर की सरफेस पेंट कर दी, एक बार अंदर की सरफेस पेंट कर दी, ठीक है।
अब जिसकी बाहर की सरफेस पेंट की है, ये वाली सरफेस पेंट की है, उसका अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्शन करेगा। मतलब ये वाला पार्ट कैसा है, देखो ऐसे ऐसे रे आएगी और गुफा में घुस जाएगी, ऐसे रे आएगी 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 और केव में घुस जाएगी, ऐसे रे आएगी आएगी और रे को कहां घुसना है, केव में घुसना है। तो जब रे केव में घुस रही है तो उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोल दिया मैंने, कॉनकेव मिरर। जब भी किसी भी कांच के गोले का कोई पार्ट काटा जाएगा, उसकी बाहर वाली सरफेस को पॉलिश किया जाएगा, तो अंदर वाली सरफेस घुसेगी केव में और होगा रिफ्लेक्शन। केव से हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर। बाकी जो बच गया वो कॉन्वेक्स मिरर। तो ये वाला कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। बस याद रखने का तरीका। कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे कि यार सर बताओ कॉनकेव है कॉन्वेक्स, हमें समझ ही नहीं आता, मैं तो भूल जाता हूँ, मैं तो दुखी रह रहा हूँ, बड़ा परेशान रह रहा हूँ, मुझे कॉन्वेक्स कॉनकेव ही समझ नहीं आ रहा। तो भाई उसका खेल खत्म। रे आएगी ऐसे 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 और केव में घुसेगी। मतलब जिसकी अंदर वाली धंसी हुई, जिसकी केव वाली सरफेस, इस तरह की सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करेगी। हम क्यों यूज कर रहे हैं मिरर को, रिफ्लेक्शन के लिए। तो रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से होगा वही हम नाम दे देंगे, केव वाली सरफेस से हो रहा था कॉनकेव, और उसके अलावा इस वाली से अगर होगा रिफ्लेक्शन तो वो कॉन्वेक्स। दो ही होते हैं, तो कॉनकेव नहीं है तो क्या बच गया, कॉन्वेक्स बच गया। ठीक है, तो होगा क्या, एक बार तो रे ऐसे आएगी इधर से और रिफ्लेक्शन करेगी इस तरह से, तो एक केव वाली सरफेस क्या कर रही है, इसका रिफ्लेक्शन का काम कर रही है, तो ये बन गया कॉनकेव। और इसमें क्या होगा, इसमें उभरी हुई सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करेगी, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिक की चीज थी, कोई बहुत ज्यादा तोप चीज नहीं थी कि भाई समझ ही ना आए बच्चों को। ठीक है, यहां तक आप लोगों को आई होप चीजें समझ में आ चुकी है। कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, और इन्हें दिखाते कैसे हैं। कॉनकेव को दिखाते हैं ऐसे, कॉनकेव जो हो गया वो ये हो गया, और कॉन्वेक्स को दिखाते हैं ऐसे। कॉनकेव का अंदर वाला पार्ट पेंट करते हैं और बाहर से होता है रिफ्लेक्शन, मतलब ऐसे रे आती है और ऐसे कहीं जाती है। और कॉनकेव में क्या होता है, ऐसे रे आती है और ऐसे कहीं जाती है। ठीक है, अब भैया रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहां भी फॉलो होंगे। मानते हो ये बात, तो कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो बच्चों यहां भी फॉलो होंगे। दो लॉ थे और दोनों फॉलो होते हैं, लेकिन यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, नोमेनक्लेचर आते हैं। उन नोमेनक्लेचर को हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखो नोमेनक्लेचर क्या है। मैंने एक्चुअल में क्या किया, मैंने एक गोला काटा। नोमेनक्लेचर में समझा देता हूं। मैंने एक स्फीयर लिया था, ये स्फीयर हो गया, ये स्फीयर हो गया, ये रहा स्फीयर। ठीक है, छोटा सा लेता हूं, चलो। ठीक है, इस स्फीयर को चाहो तो आप कलर भी कर सकते हो, मस्त एकदम अच्छा खासा दिखने लग जाएगा। इस स्फीयर को मैंने, इस स्फीयर का मैंने कोई पार्ट काट लिया। ठीक है, पार्ट काट लिया। ठीक है, और मैं यहाँ ले आया इसे। अब मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने इसका कर दिया पीछे से या आगे से पेंट, कहीं से भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, जो भी मिरर मुझे चाहिए होगा अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। तो मैंने चलो इसे पीछे से पेंट कर दिया, मतलब इसकी केव वाली साइड क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन का काम कर रही है। तो ये क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर बन गया। ओके, अब देखो ये कॉनकेव मिरर जिस गोले से काट के लाए हैं, उस गोले का सेंटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, या सेंटर बोल देते हैं सिंपली। ठीक है, और उस गोले की रेडियस को बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सारा का सारा काम वहां से लेना है जिस गोले में से काट के लाया हूं ना मैं अपने मिरर को। मैंने क्या किया, गोले में से काटा है, तो गोले में क्या होता है, स्फीयर में क्या होता है, सेंटर होता है, रेडियस होती है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो उस गोले की रेडियस को बोलेंगे, इस स्फीयर की रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस गोले में से, जिस स्फीयर में से मैं अपने मिरर को काट के लाया हूं, उस गोले की रेडियस को बोलते हैं हम क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में हमें दो चीज मिली कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ मिरर भी बोल सकते हैं इसे, कर्वेचर, और दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई। क्या क्या लिखना है कि जिस गोले में से मैं काट के लेके आया हूं ना, किसको, अपने मिरर को, उस मिरर का मतलब उस गोले का सेंटर वो होता है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस गोले की रेडियस वो होती है अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख लेना। ठीक है, बाकी नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, वहां से पढ़ना है आपको, यहां पे सीखना है आपको, साइंस को समझना है कि कितनी ब्यूटीफुल है ये। ठीक है, तो भैया चलो फटाफट से दो चीजें हमने सीख ली।
अब थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वापस से चलते हैं अपने पिछले पेज पे। हमने भाई एक मिरर ले लिया, मान लेते हैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ कॉनकेव मिरर का। अब कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होता है ना, उससे एक लाइन जाती है। कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे कोई सा भी हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके सेंटर से, जैसे ये मिरर है, इसके सेंटर से लाइन पास कर दूंगा, उस लाइन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये एक्सिस है, प्रिंसिपल। अपने मिरर के सेंटर से जो लाइन पास करती है उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने तीसरी नोमेनक्लेचर जोड़ ली अपनी, क्या जोड़ ली? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी पॉइंट लगा के बताऊंगा सारे के सारे कहां पे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। अब वापस आ जाओ। अब क्या होगा? अब ऐसा काम होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि ये एक्सिस जहां पे मिरर को टच करती है, यहां किया, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। तो पोल कहां पे है? ये रहा पोल। जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस अपने मिरर को टच करेगी वो होगा पोल। और प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी? जो सेंटर से, मतलब कि जो मिड पॉइंट से जाएगी, जो अपना मिरर है ना उसके बीच में से जाएगी, उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जहां टच करती है वो क्या होता है? पोल। यानी कि पोल तो अपना मिड पॉइंट हो गया मिरर का बिल्कुल बीच का पॉइंट पोल हो गया, ठीक है, क्योंकि बीच में टच कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जहां टच करती है उसे कहते हैं पोल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आ चुकी हैं। ओके, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, पोल समझ में आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब एक और पॉइंट होता है फोकस, ठीक है। यहाँ पे पोल भी लिख देते हैं। क्या नई चीज क्या सीखी हमने? पोल, ठीक है। ब्लू से ही लिखता हूँ क्योंकि आज ब्लू है पानी पानी पानी, गाना सुना है, तो ये हो गया पोल, राइट। अब देखो आगे चलते हैं। चार चीजें मैंने सीखी, अब इन चारों को एक डायग्राम में समेट लेते हैं, डायग्राम में समझना सीखते हैं, ठीक है। मान लो मैंने अपना मिरर लिया यहाँ पे कहीं, ये लो मैंने ले लिया पहले कॉनकेव मिरर। दोनों मिरर पे दिखाऊंगा सारी चीजें। ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब बताओ मुझे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? इसके बिल्कुल बीच से, तो बीच ये रहा, तो बीच से जो एक्सिस गई ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मैं इनको नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं 1, इसको दे देता हूं 2, इसको दे देता हूं 3 और इसको दे देता हूं 4। तो ये जो ग्रीन लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नंबर 3 को, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। उसके अलावा देखो, अब पोल क्या होता है? पोल होता है जिस पॉइंट पे अपनी प्रिंसिपल एक्सिस टच करती है अपने मिरर को। तो ये हो गया नंबर 4। ये पोल जो है क्या है? नंबर 4, यानी कि ये पॉइंट हो गया नंबर 4। पोल हम किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, तो ये पोल हो गया, ठीक है, ओके। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये जो अपना मिरर है इसे किसी गोले में से काट के लाया होगा, तो इमेजिन करते हैं कि गोला कुछ ऐसा होता, वो गोला जो होता वो कुछ ऐसा होता, और इसी गोले में से तो काटा है, देखो यार। इमेजिन कैसे कर सकते हैं? इसकी रेडियस अगर ऐसी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ऐसा ही कहीं गोला होगा, उसी गोले में से तो कट सकता है। ये छोटे गोले में से थोड़ी ना कट जाएगा, बड़ा साइज, छोटे में तो अवेलेबल ही नहीं होगा इतना पार्ट। तो हम क्या करते हैं, उसी शेप का एक गोला इमेजिन कर लिया मैंने, ठीक है। अब इस गोले से इसे काट के लाया हूं, अब मैं मान सकता हूं कि हाँ यार ये सेम फिट हो रहा है, इस शेप का है, तो इसका मतलब इसी गोले का पार्ट होगा। इस गोले का सेंटर ये रहा, तो इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया पॉइंट 1। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच की दूरी यानी कि रेडियस इस गोले की क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि नंबर 2, ठीक है। चारों चीजें हमने दिखा दी, और क्या हमने? प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दिया, पोल दिखा दिया, सेंटर दिखा दिया और रेडियस दिखा दी। अब एक पॉइंट होता फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है? 5वां लिखता हूं मैं, फोकस, FOCUS। हमेशा ये क्या होगा? R/2, यानी कि रेडियस का आधा। तो रेडियस का आधा कहां पे होगा? अगर यहां से लेके और यहां तक रेडियस है तो रेडियस का आधा ये रहा, तो ये फोकस पॉइंट हो गया, यानी कि 5वां पॉइंट हो गया। F for 5, F for फोकस, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई, नोमेनक्लेचर समझ में आ गया, बहुत बहुत बढ़िया। अब लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक में आप लोग क्या करेंगे? फटाफट से देखो भाई साहब, जो भी आपने पढ़ा है उसे दिमाग में मेमोराइज करने की कोशिश करो, क्योंकि हम बहुत प्यार से सीखेंगे चीजें। हमें क्या करना है? हमें सीखना है चीजों को, ठीक है। तो ब्रेक लेते हैं छोटा सा। आप लोग भी अपने आप को थोड़ा शांति दीजिए, चाहो तो पानी वानी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाय बनी हुई है घर में तो चाय वाय पी लो, जो भी करना है वो करो, ठीक है। एग्जैक्ट 1 मिनट में मैं स्टार्ट करूंगा फिर से
मेमोराइज कर सकते हो। थक गए हो गए ना, आधा घंटा हो गया हमें पढ़ते पढ़ते। चलो फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से। इतने में यार आप एक काम तो कर सकते हो कि अपने दोस्तों को क्या कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो लिंक पे, ठीक है। तो किसी बच्चे ने मुझे बोला है कि डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाई साहब ये तो पूरा कोर्स है, इसमें बीच बीच में आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जहां पे हम आपको गाइड करेंगे सिर्फ इस चीज के लिए कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं। लेकिन सीखना इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो तो बच्चे आप पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर रहे हो। बाद में जाके पता है क्या होगा, आप 12वीं में जाओगे, साइंस लोगे, तो ये चैप्टर 12वीं में भी है, बिल्कुल सेम चैप्टर 12वीं में आता है। अगर आप साइंस लेने वाले हो और 12वीं में जाके पढ़ने वाले हो तो ये सेम चैप्टर साइंस में आता है और सेम चीज वहीं पे पढ़ाई जाती है। मैं 12th भी पढ़ाता हूं, मैं IIT JEE को भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो सेम ही चीज मैं वहां पे बताता हूं, इतने ही बेसिक लेवल से पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे क्या करते हैं 10वीं में ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर मेरे को तो ये बता दो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वो गलत बात है ना, यहाँ पे पहले सीखो, उसके बाद आपको सब चीज बताई जाएगी। रुको जरा, सबर करो, थोड़ा तो रुको, सारी चीजें आपके सामने होंगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ओके, अभी हमारा चैप्टर यहां तक पहुंच चुका है, ओके ठीक है। अब हमारे पास अगला टॉपिक है रे डायग्राम का। बच्चों ये सीख लिया ना, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं, ये समझो आप ऐसे चुटकी में, अगर आपके घर में कोई 12वीं क्लास में हो ना, आपकी दीदी हो या आपके भैया हो या कोई भी हो, आप उसको सिखा सकते हो ऐसे चुटकी में कि इधर आ मैं सिखाता हूं तेरे को, वैसा वाला। इतना कॉन्फिडेंटली सीख सकते हो और इतना कॉन्फिडेंटली सिखा सकते हो। रे डायग्राम क्या होते हैं ये समझाता हूं। जैसे हमने इमेज प्लॉट की थी ना प्लेन मिरर से, तो प्लेन मिरर पे तो 2 लॉ फॉलो हो रहे थे, क्योंकि प्लेन मिरर में ना तो फोकस था ना पोल था, ना प्लेन मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस थी। प्लेन मिरर में कुछ था ही नहीं, बस 2 लॉ लग रहे थे, वो फॉलो हो रहे थे और इमेज बन रही थी। यहां तो बहुत ज्यादा वो आ गई है, क्या आ गई है, दिक्कत आ गई है, समझे। दिक्कत आ गई है तो हम क्या करेंगे, फिर इस दिक्कत को सॉल्व भी करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि जो इमेज बनानी है हमें किसी भी मिरर से, चाहे वो कॉन्वेक्स हो और चाहे वो कॉनकेव हो, वो कैसे बनानी है वो समझना है। और उस इमेज को बनाने का कुछ प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रे डायग्राम। उस प्रोसीजर को जो फॉलो करती है रेज, उसे बोलते हैं रे डायग्राम, ठीक है। तो भैया रे डायग्राम क्या होते हैं समझा देता हूं। रे डायग्राम होते हैं कि जैसे हम किसी भी मिरर से इमेज बनाना चाहते हैं वो। अब पहला जो रूल होता है रे डायग्राम का वो क्या होता है वो समझाता हूं, ठीक है। पहला रूल होता है कि इफ अ रे कमिंग फ्रॉम फार, फार का मतलब क्या होता है बहुत दूर, या फिर हम इसे साइंस की भाषा में इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी स्टोन याद है थानोस वाला, वही वाला इन्फिनिटी टर्म है ये, मतलब अनंत, ठीक है। तो इफ अ रे कमिंग फ्रॉम फार मतलब बहुत दूर, यानी कि इन्फिनिटी से आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो इट गोज या रिफ्लेक्ट्स लिख देते, चलो गोज तो अच्छी टर्म नहीं लग रही मुझे, इट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम या पासेस फ्रॉम फोकस, ठीक है। पहला रे डायग्राम का रूल क्या बोला मैंने कि अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है या दूर से आ रही है या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तीनों एक ही बात है मेरे भाई, कुछ भी लिख दे, ठीक है। समझिए गंगाधरी शक्तिमान, ये तो पता होगा ना, बस तो वही वाली बात है। या तो गंगाधर बोलेगा शक्तिमान बोलेगा, आपको समझ में आना चाहिए दोनों एक ही हैं, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है और वो टकराएगी मिरर से तो वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। तो देखो कैसा 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 होगा समझते हैं। ये समझने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको सिखाना पड़ेगा डायग्राम से। मान लो ये मेरे पास में एक कौन सा मिरर है, ये बताओ, चलो पहले बताओ कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर कौन सा मिरर कौन सा मिरर। इसकी बाहर वाली सरफेस पॉलिश है, यानी कि रे कहां घुसेगी, अंदर, अंदर मतलब केव में, तो ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। रे जहां घुसती है वही वाला मिरर, बस कॉनकेव, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर हो गया, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसकी बनाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल। चलो अब अगर रे आ रही है पैरेलल, पैरेलल का मतलब है ये आई रे, ये आ गई, ये आ गई रे, ये आ गई आ गई, ठीक है। तो भैया इसका फोकस कहाँ होगा, अगर ये ऐसा किसी मिरर की, इस ऐसा किसी गोले की पार्ट है ये मिरर,
तो इसका रेडियस सेंटर होता है यहाँ पे, तो ये दूरी होती है रेडियस, और इसका आधा कर दूंगा तो फोकस, मतलब फोकस यहाँ पे होगा। तो ये रे रिफ्लेक्ट होके जाएगी फोकस से। तो पहला रूल तो मुझे पता चल गया कि फोकस से कैसे जाएगी। हमें क्या देखना है, हमें हमेशा देखना है पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी। फोकस कहाँ होगा, रेडियस के आधे पे। ठीक है, समझ में आ गया, कूल है एकदम। चलो अब हम यहां पे भी देख लेते हैं। और रिफ्लेक्शन के लॉ हमेशा फॉलो होंगे, यानी कि जितने एंगल पे आएगी उतने पे जाएगी, ऐसी ऐसी चीजें सारी वो बता देता हूं अभी। ठीक है, कैसे होगा वो। एक्चुअल में अगर आप ये गोला लेते हो, इस गोले को लेते हो, एक्चुअल में हो कुछ भी नहीं रहा, रिफ्लेक्शन के लॉ ही फॉलो हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ये गोला लेते हो, मैं बोलता हूं कि ये इसका सेंटर है, मैं बोलता हूं कि इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, पुट अ नॉर्मल ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो आप कैसे डालोगे, आप इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे डालोगे, आप बोलोगे कि सर इस पॉइंट पे ये पॉइंट तो ये रहा, ऐसे छोटा सा एक पॉइंट माना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से रेडियस से ऐसे इसे परपेंडिकुलर डाल दोगे। मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, तो आप बोलोगे सर रेडियस से यहाँ मिला दो। मैं बोलूँगा इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, तो आप बोलोगे सर रेडियस से यहाँ मिला दो। यानी कि रेडियस जो होती है वो सरकमफेरेंस पे नॉर्मल होती है हमेशा, याद रखना। रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरकमफेरेंस, याद रखना है हमेशा। ठीक है, क्या करना है, याद रखना है। मैं लिख भी देता हूं, आप लोग भूल जाओगे, मुझे पक्का पता है ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते आप लोग। चलो, तो यहां लिख रहा हूं कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये साइन पता है ना, परपेंडिकुलर का होता है, परपेंडिकुलर टू सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्या, रेडियस। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो रे आई पैरेलल, वो जाती है फोकस से। ओके, अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, ये भी समझा देता हूँ ना। अब ये बात है स्टाइल मारने वाली, आप अपने बड़े भाई बहन को भी सिखा सकते हो। कैसे कि ये देखो, ये अगर मैं पॉइंट डालूंगा तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया क्योंकि ये रेडियस हो गई। सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच की दूरी क्या होती है भाई, रेडियस ही तो होती है, तो ये रेडियस होगी। तो अगर ये थीटा पे आई है ना, तो ऐसे थीटा पे ही गई है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यहां भी फॉलो हो रहा है। लेकिन हम इसे याद रख लेते हैं कि पैरेलल आई है, ठीक है, फोकस से जान दे, कौन यार थीटा वीटा बनाएगा, छोड़, इतनी सरदर्दी नहीं करनी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो दूसरा डायग्राम बनाता हूं। अगर यही मिरर होता कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स होता तो इसकी अंदर वाली सरफेस का काम नहीं होता, अब तो बाहर वाली सरफेस काम करती। किसका काम करेगी, रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो इस बार रे यहां से आएगी, तो यहां से आई पैरेलल रे, ये बनाई मैंने पैरेलल रे, यहां से आ गई पैरेलल रे, आई इस तरह की। ठीक है, अब पैरेलल रे अगर इस तरह की आई तो भैया इस बार तो अपना सेंटर कहाँ होगा, सेंटर तो यहाँ होगा। यहाँ होगा तो हमने क्या किया, हमने डाल दिया इस तरह से परपेंडिकुलर। तो अब क्या होगा, अब तो यार ये अंदर तो घुस नहीं सकती, ये तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अगर आई है ना, तो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, अगर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा रेस को। अब ये रेस फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब ये रे फोकस से आ नहीं रही है, अब ये आती हुई दिखाई दे रही है। क्यों, क्योंकि भैया इस वाले मिरर के केस में ऐसा होगा ही नहीं। इस वाले मिरर का तो भाई मुझे पता चल गया कि इसके पास तो स्पेस है, इसका तो फोकस है केव वाली साइड में ही है, इसकी तो रेडियस भी केव वाली साइड में, तो इस रे के पास मौका है जाए और फोकस से होके आए। ठीक है, तो फोकस से होके आ गई। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में क्या हुआ, कॉन्वेक्स के केस में रे आई, उसको मौका नहीं है कि वो अंदर जाए या फिर अंदर जा पाए, उसे रिफ्लेक्ट होना है। तो रिफ्लेक्ट जब होके जाएगी तो वो लगेगा कि फोकस से आ रही है। तो या तो पैरेलल रे बोल सकते हैं, कॉनकेव मिरर के केस में पैरेलल रे फोकस से होके जाएगी, और कॉन्वेक्स के केस में रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। समझ गए डिफरेंस क्या है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब अगला रे डायग्राम बनाते हैं। अगला रे डायग्राम क्या कहता है हमारा, दूसरा रे डायग्राम बनाते हैं भैया। दूसरा रे डायग्राम क्या कहता है, देखो एक चीज सीख ली, अब नई चीज सिखाता हूं। और क्या कि इसका उल्टा, कि इफ अ रे इंसिडेंट्स या पासेस फ्रॉम फोकस, फोकस से आती हुई, फ्रॉम फोकस से आती हुई कोई रे अगर दिखाई दे तो इट बिकम्स पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाती है, ये हो जाती है अपने प्रिंसिपल एक्सिस के, अब देखो बिल्कुल उल्टा है पहले वाले का।
पहले क्या हो रहा था, पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, अब क्या है, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, बस सिंपल है। जैसे कि देखो एग्जांपल फटाफट सीखते हैं, फटाफट। ये हुआ अपना कॉनकेव मिरर, फटाफट 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 सीख लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका फोकस। अगर मैंने फोकस पे कोई रे भेज दी तो वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, समझ में आ रहा है ना? वो तो रे की डायरेक्शन से ही पता चल रहा होगा आपको। अब तीसरा लॉ, तीसरा रे डायग्राम का लॉ सीखते हैं, ठीक है। तीसरा लॉ क्या है? तीसरा लॉ ये है कि इफ अ रे कम्स फ्रॉम सेंटर देन it reflects back to the same path। मतलब क्या है कि अगर कोई रे सेंटर से आ रही है तो वो वापस आ जाती है सेंटर पे ही। कैसे? देखो, अगर कोई रे सेंटर से आ रही है तो सेंटर से ही वापस आ जाती। कैसे? देखो, ये अपना कॉनकेव मिरर हुआ, ये अपना मान लो कहीं पे सेंटर होगा, ऐसे 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 गोला बना के देख लो यार, ये कहीं पे सेंटर होगा। अगर मैंने सेंटर से रे भेजी है तो वो वापस रिफ्लेक्शन के लिए सेम पाथ पे आएगी, गई सेंटर से पार होके वापस आ गई सेंटर पे, ठीक है। अब एक लास्ट लाइन है और इसके बाद अपन खत्म कर देंगे लेक्चर को। तो चौथा जो अपना पार्ट है, हालांकि मैं अगले क्लास में भी डिस्कस करूंगा, चौथा पार्ट जो है फाइनल, वो क्या है? तीन चीज़ें हम सीख चुके हैं कि भैया रे आई यहाँ से गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर से जाएगी तो सेंटर आ जाएगी। अब चौथा जो है वो मैं डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगा। क्या है कि जो प्लेन मिरर में सीखा था वो यहाँ अप्लाई तो होता है कि जितने पे आएगी उतने पे जाएगी, लेकिन सिर्फ पोल के लिए, कि अगर मैंने पोल पे कोई रे भेज दी थीटा पे, ठीक है, तो वो भाई साहब रिफ्लेक्शन के बाद थीटा पे ही जाएगी। अगर मैंने पोल पे कोई रे भेज दी थीटा एंगल पे तो वो थीटा एंगल पे ही जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये चार रे डायग्राम के क्या थे? इंपॉर्टेंट रूल्स थे। अब इन्हीं रूल्स से हम इमेज प्लॉट करेंगे, बहुत सारी इमेजेस प्लॉट करेंगे, बहुत मजा आएगा और मजे मजे में सारी चीज सिखा दूंगा मैं आपको। तो ये पढ़ के आए एक बार कैसे इमेज प्लॉट होती है, मेरा लेक्चर सुने, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो बार बार सुने, एक बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, मजा नहीं आता तो और देखो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है। हमारा ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, एग्जैक्टली 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दे इस सेशन को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो यहाँ पे अभी नहीं जुड़ पाए हैं लाइव में हमसे, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें, व्यस्त रहें, अच्छे रहें, ध्यान रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।